तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 सितंबर और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और फिर अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। और इन वन लाइनर वाले सवालों को भी हम पूरे वीक में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इन्हें हम वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 1000 राशि देने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिहार। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में। तो दरअसल यह बिहार सरकार की योजना है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर साल 2016 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना, ताकि रोजगार की तलाश करने वाले युवा आर्थिक तंगी से प्रभावित न हो। साथ ही इनके कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है 20 से 25 वर्ष और योग्यता इसके लिए पहले तय की गई थी इंटरमीडिएट तक, जबकि हाल ही में इसे बढ़ाकर स्नातक पास बेरोजगार युवाओं तक कर दिया गया है। और इससे लाभान्वित होने वाले इस योजना के तहत पात्र युवाओं के लिए 1000 प्रति महीने की राशि हाल ही में देने की घोषणा की गई है, अधिकतम 2 वर्षों तक। अगला सवाल है, बैलन डी'ओर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। तो यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं बैलन डी'ओर पुरस्कार है क्या। तो दरअसल यह फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला वैश्विक स्तर का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है और इसकी शुरुआत साल 1956 में की गई थी और यह पिछले 1 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें कोच, क्लब, गोलकीपर भी शामिल होते हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसे देखेंगे। तो बैलन डी'ओर पुरस्कार महिला में दिया गया है एतना बोनमार्टी को, जो कि स्पेन की हैं, स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगले हैं बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुष में किन्हें दिया गया है? तो उस्मान डेम्बले को, जो कि फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और एतना बोनमार्टी का लगातार यह 3 बार तीसरा खिताब है और दुनिया की तीसरी खिलाड़ी बनी है यह पुरस्कार जीतने वाली, लगातार तीसरी बार, जबकि महिलाओं में पहली बनी है जिन्होंने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। और इससे पहले 2 कौन से हैं जिन्होंने लगातार 3 बार यह अवार्ड जीता है? तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं, उसके बाद है मिचेल प्लाटिनी। और सबसे ज्यादा 8 बार यह पुरस्कार अभी तक अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जीता है। अगला सवाल है, एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो दरअसल साल 2026 में होने वाले एआई इम्पैक्ट सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी, जिसका आयोजन 19 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा भारत में? तो नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। तो दरअसल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई है, जिसका आयोजन 25 सितंबर से किया जा रहा है और यह 28 सितंबर तक चलेगा और यह इसका 3रा संस्करण है। और इसे नाम दिया गया है उन्मेष, यानी कि इसे उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के नाम से भी जाना जा रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार के शहर पटना में। और इसमें 16 देशों के 550 से ज्यादा साहित्यकार, कवि, विद्वान, अनुवादक, प्रकाशक तथा अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों की भागीदारी भी शामिल है और इसे एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव भी कहा जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहां शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। तो दरअसल हाल ही में भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में भारत की पहली निजी तरीके से विकसित की गई 3D प्रिंटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो दरअसल भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नवाचार और वाणिज्यीकरण के लिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही रॉकेट घटकों के निर्माण में तेजी और लागत कुशलता में भी मदद मिलेगी। साथ ही भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।
सकेगी। अब 3D प्रिंटिंग है क्या? तो दरअसल यह ऐसी इकाई या फिर स्थान होते हैं जहां पे 3D प्रिंटर की मदद से बड़े या फिर छोटे पैमाने पर अलग अलग वस्तुओं को प्रिंट किया जाता है और इनका उपयोग ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के पुर्जे बनाने में, साथ ही कृत्रिम अंग, दांत, सर्जिकल उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीर स्टारमर। तो दरअसल हाल ही में लिविंग ब्रिज पुरस्कार से यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। अब लिविंग ब्रिज पुरस्कार है क्या? तो दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी, जो कि भारत और यूके के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक, शैक्षणिक और साथ ही सामाजिक जुड़ाव को पहचानना और सम्मानित करना इस अवार्ड का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, हाल ही में 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो दरअसल हाल ही में 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में, और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व सीबीआई के द्वारा की गई है, जो कि इंटरपोल से जुड़े मामलों के लिए भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य इस दौरान चुना गया और भारत की सदस्यता की अवधि है साल 2025 से 2029 तक। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य है एशिया क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों पर मिलकर काम करना, जैसे कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, आतंकवाद और ड्रग्स संबंधी अपराध इनमें शामिल हैं। अब थोड़ा सा एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के बारे में और जानेंगे। तो दरअसल यह इंटरपोल द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय मंच है। एशिया के सदस्य देशों की पुलिस एजेंसियां मिलकर अपराध की प्रवृत्तियों पर चर्चा करती हैं। इस सम्मेलन में साथ ही रणनीतियां और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के उपायों पर काम करती हैं और 2 से 3 वर्षों पे यह आयोजित किया जाता है, जो कि किसी भी एशियाई सदस्य देश में इसका आयोजन किया जाता है। अब शॉर्ट में इंटरपोल को जानते हैं। तो दरअसल इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना साल 1923 में की गई थी, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन साल 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया और इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 195 और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की पुलिस एजेंसियों को आपस में जोड़ना और इसके वर्तमान महासचिव हैं जर्जेन स्टॉक। अगला सवाल है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी। तो दरअसल हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी को नियुक्त किया गया है, जो कि बिहार के 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और इन्होंने विपुल एम पंचोली की जगह ली है, जो कि बिहार के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब पटना उच्च न्यायालय, इसे शॉर्ट में जानेंगे। तो दरअसल इसकी स्थापना 9 फरवरी साल 1916 को की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एडवर्ड मायवर्ड जेम्स चामियर, जिनका कार्यकाल था 1 मार्च साल 1916 से 30 अक्टूबर साल 1917 तक। अगला सवाल है, हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, तो दरअसल इसकी शुरुआत हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है और यह केंद्र सरकार का स्वास्थ्य और पोषण अभियान है और इसकी शुरुआत 17 सितंबर को की गई है और इसकी अवधि है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी कि यह पूरा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं, किशोरियों और साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, साथ ही पोषण में सुधार और बीमारी की जल्दी पहचान सुनिश्चित करना। तो अगला सवाल है, हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 नामक भारत के सबसे बड़े स्कूल हैकाथॉन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय।
तो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 यह है क्या? तो दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसे शुरू की गई है, जो कि स्कूल हैकाथॉन है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूली छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता, साथ ही समस्या समाधान को बढ़ावा देना। साथ ही इस कार्यक्रम में छात्रों को प्रोटोटाइप बनाने, विचारों को विकसित करने और उन्हें व्यवहारिक रूप देना भी सिखाया जाएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसमें 6 से 12 तक के छात्र या फिर छात्राएं भाग ले सकेंगे, और जिसका कि लक्ष्य है देश के 1.5 लाख स्कूलों के 1 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को लाभान्वित करना। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की अध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय मूल की पहली महिला को नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निमिषा कुमारी। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की अध्यक्ष के तौर पे हाल ही में निमिषा कुमारी को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल है 3 वर्ष के लिए। अब संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत बीमा बोर्ड, तो दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य है बीमा उद्योग को पर्यावरणीय, सामाजिक और साथ ही शासन मानकों को अपने कार्यों में शामिल करने के लिए मार्गदर्शन करना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से यह काम करता है और इसके सदस्य होते हैं अलग अलग देशों के। अगला सवाल है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनलाल। तो दरअसल हाल ही में मलयालम अभिनेता मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो दरअसल इसकी शुरुआत साल 1969 में की गई थी और भारतीय सिनेमा के जनक धुंडेराज गोविंद फाल्के के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन्होंने ही बनाई थी और केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। और पहली बार यह अवार्ड दिया गया था देविका रानी को, जिन्हें की साल 1969 में यह अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो विश्व खाद्य भारत 2025 हाल ही में इसका आयोजन शुरू हुआ है, जो कि साल 2025 में इसका यह चौथा संस्करण है और यह 25 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। और इसका आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और फिक्की के द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के तौर पर स्थापित करना, साथ ही निवेश आकर्षित करना और खाद्य सुरक्षा एवं पोषण में सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जहां पे हाल ही में अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल को कमीशन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तो दरअसल हाल ही में अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल के पहले जहाज को कमीशन किया गया है, जो कि ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसे कमीशन किया गया है। इस जहाज का नाम है INS आदित्य। अब अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल से होता क्या है? तो दरअसल यह अत्याधुनिक और तेज गश्ती वाले जहाज होते हैं। समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी के लिए इसे डिजाइन किया गया है। समुद्र में होने वाले अवैध गतिविधियों, तस्करी, समुद्री घुसपैठ और साथ ही आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब पारादीप बंदरगाह के बारे में जानते हैं। तो दरअसल यह ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पे स्थित है और भारत सरकार के सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत इसे विकसित किया गया है। खनिज, कोल, तरल कार्गो और साथ ही कच्चे तेल के आयात निर्यात के लिए इसे उपयोग किया जाता है और इसका उद्घाटन साल 1966 में किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 38वें। तो वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 हाल ही में जारी किया गया है और इसमें 64 देशों को शामिल किया जाता है और इसमें आकलन देशों का 6 आयामों पे किया जाता है। साथ ही इसमें 15 संकेतक भी शामिल होते हैं। अब ये 6 आयाम कौन से हैं? तो पहला है प्रक्रिया, अगला है नागरिकता एवं गतिशीलता, तीसरा है कर अनुकूलन, चौथा है आर्थिक पैरामीटर, पांचवा है जीवन की गुणवत्ता और छठा है प्रौद्योगिकी और नवाचार। और इसमें टॉप 5 देश कौन से रहे हैं? तो पहले पे है स्पेन, अगले पे नीदरलैंड्स, तीसरे पे उरुग्वे, चौथे पे कनाडा और पांचवे पे फिर चेक गणराज्य। और भारत इस रिपोर्ट में कहाँ है? तो 38वें स्थान पे है और भारत का स्कोर है 84.85।
अगला सवाल है, हाल ही में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीनगर। तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 23 सितंबर से 24 सितंबर तक किया गया था और इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। इसका विषय या फिर थीम था एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सेलरेट, यानी कि नवाचार को ऊंचाई देना, आगे बढ़ाना एवं साथ ही गति देना। और इसका आयोजन गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न हितधारकों, स्टार्टअप्स, निवेशकों, उद्योगपतियों, मेंटर्स, नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना। और इसमें 18,000 से ज्यादा उद्यमी और साथ ही छात्रों की भागीदारी रही है और इस दौरान 84 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। अगला सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 तो दरअसल इसका आयोजन 30 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। और इसका आयोजन केंद्र सरकार और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा और इसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया जाएगा और जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है चावल के उत्पादन, गुणवत्ता, विविधता और साथ ही निर्यात को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। तो दरअसल हाल ही में भारत और ब्राजील के बीच कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए क्रॉस इंक्यूबेशन पहल शुरू की गई है, जो कि इसे मैत्री 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। अब मैत्री 2.0 तो दरअसल यह दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, कृषि व्यवसायों के लिए आधुनिक समाधान विकसित करने के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगा। और अब क्रॉस इंक्यूबेशन पहल तो दरअसल इसका मतलब है कि दोनों देशों के स्टार्टअप्स और कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों को एक दूसरे के बाजारों और साथ ही नवाचारों के बारे में जानकारी साझा करने और विकास के अवसर मिलेंगे इसके तहत। अगला सवाल है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो दरअसल हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पहचान पत्र देने की घोषणा की गई है, जिसके तहत 100 किमी तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को। साथ ही सरकार की संस्थाओं में भी इन्हें छूट मिलेगी। राज्य में 5 लाख से ज्यादा वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो कि इससे लाभान्वित होंगी। अगला सवाल है, हाल में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ब्राजील। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाइनेंस फैसिलिटी, सबसे पहले यह है क्या, इसे हम जानते हैं। तो दरअसल यह बहुपक्षीय वित्तीय तंत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय जंगलों के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है, यानी कि ट्रॉपिकल। तो दरअसल COP28 जो कि यूएई में आयोजित किया गया था साल 2023 में के दौरान ब्राजील द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य है 125 अरब डॉलर का फंड जुटाना, सार्वजनिक और निजी दोनों तौर पे। फंड के तहत उष्णकटिबंधीय जंगल वाले देशों को उनके जंगलों की देखभाल और साथ ही संरक्षण के लिए प्रति हेक्टेयर भुगतान दिए जाएंगे इसके तहत, और जंगल के कटने या फिर खराब होने पर भुगतान में कमी भी की जाएगी। और दरअसल हाल ही में ब्राजील पहला देश बना है जिसने की TFFF यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में निवेश करने की घोषणा की है। अब कुछ महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पे रिवीजन करते हैं। तो पहला है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। अगला है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं या फिर बनी है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कौन है वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले? तो दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स हैं। अगला है, जो कि 31 गेंदों में इन्होंने लगाया है, जबकि स्मृति मंधाना ने हाल ही में 50 गेंदों में शतक लगाया है जो कि भारतीय रिकॉर्ड है। अगला है, हाल ही में कोल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो
तो अध्यक्ष हो जाएंगे बी साईराम, लेकिन इनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी और वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे कोल इंडिया के पीएम प्रसाद। अगला है, हाल ही में भारत के पहले रक्षा कारखाने का निर्माण किस अफ्रीकी देश में किया गया है? तो मोरक्को में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो कि पुनर्विकसित किया गया है इस मंदिर को? तो दरअसल यह त्रिपुरा में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो अगला है, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए जारी आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसके द्वारा गाया गया है? तो श्रेया घोषाल के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में चौथा सौर गांव बना धोर्डो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। दरअसल गुजरात का चौथा गांव बना है धोर्डो, जो कि हाल ही में सौर गांव बना है पूरी तरह से। अगला है, वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर को। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। अगला है, हाल ही में भारत द्वारा मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा। अगला है, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार के शहर पटना में किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी कहाँ शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में। अगला है, हाल ही में लेवर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टीम वर्ल्ड ने जीता है, जबकि उप विजेता रही है टीम यूरोप। दरअसल लेवर कप टेनिस का एक टूर्नामेंट है जो कि पुरुषों के लिए टीम टूर्नामेंट है और इसमें 2 ही टीमें भाग लेती हैं। एक टीम होती है टीम वर्ल्ड और अगली टीम होती है टीम यूरोप। अगला है, हाल ही में भारत के संचार लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा वंदना गुप्ता। अगला है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीर रंजन। अगला है, हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? तो कनाडा बना है। अगला है, हाल ही में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। दरअसल हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है और यह 25 से 27 सितंबर तक चला है और इसका उद्घाटन CR पाटिल के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और इसका विषय या फिर थीम था नदियों के परिदृश्य में हो रहे बदलावों और उनके सतत होने की क्षमता पर ध्यान देना। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 में भागीदार देश के तौर पर कौन शामिल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा रसिया। अगला है, ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों पर केंद्रित कोल्ड स्टार्ट नामक सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। भारत में कहाँ? तो मध्य प्रदेश में और 6 से 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा आयरन बीम नामक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो इजराइल द्वारा।